स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग 2024 में पूछे गए पेपर 347 जीबी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन का जो का खंड है उसमें पूछा है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी। तो देखिए मोलों की संख्या निकालना बहुत आसान होता है। इसके लिए पदार्थ का जो भार आपको ग्राम में दिया है जो कि 180 दिया है, इसको हम भार करते हैं उस पदार्थ के अणुभार से। यहाँ पदार्थ जल है, अगर आप जल का अणुभार निकालते हैं तो देखिए एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, चूँकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ कुल 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो इस तरीके से जल का अणुभार 18 आएगा। आप जैसे ही 180 को 18 से भाग करेंगे तो यहाँ मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 वो है, सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। वहाँ दिया है रो, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, उसकी इकाई पूछा है। अगर आपको रो का सूत्र मालूम है तो रो इज इक्वल टू होता है R इंटू ए बाई एल। अब इसका मात्रक निकालना है तो देखिए R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहाँ जो एरिया है ये क्षेत्रफल है, इसका मात्रक अगर सेंटीमीटर में लिखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटा यहाँ पे क्या करते हैं, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर करते हैं। लेकिन इस प्रश्न में सेंटीमीटर ना कह के इसको मीटर में कहा है, तो आप यहाँ पर इस प्रश्न में एरिया को लिखेंगे मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ को मीटर में लेंगे तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, फिर भी हमारे पास 1 मीटर बचेगा। तो यानी यहाँ पर आएगा ओमेगा मीटर करके, यानी हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला दिया है द्वितीय कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो द्वितीय कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की अगर आपको इकाई निकालनी है तो किसी भी अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है मोल। इस पर जो पावर लगता है वो 1 माइनस एन लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं लीटर। इस पर जो पावर लगता है वो होता है n-1, और साथ ही साथ सेकंड पे इन्वर्स लगाते हैं। यहाँ n जो है वो कोटि की संख्या है, चूँकि यहाँ द्वितीय कोटि कहा है, इसका मतलब n का मान 2 है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे मोल, अब यहाँ लिखेंगे 1 माइनस और n का मान यहाँ 2 रख देंगे। फिर यहाँ लीटर है तो लीटर पर देखिए यहाँ पर 2 माइनस 1 लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा मोल इन्वर्स, ठीक है, यहाँ पर आएगा मोल इन्वर्स। लीटर का क्या हो जाएगा, लीटर पर 1 की घात आएगी जो लिखी नहीं जाती है, और यहाँ सेकंड इन्वर्स आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे लीटर दिया है, मोल इन्वर्स दिया है और सेकंड इन्वर्स दिया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला दिया है CrC2 का होल 4 का होल थ्राइस है। इसमें 3 माइनस में क्रोमियम की समन्वय संख्या निकालनी है। समन्वय संख्या क्या होती है, देखिए जो हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु यानी क्रोमियम है, इससे कितने लिगैंड उपसहसंयोजी बंध बना रहे हैं, कितने उपसहसंयोजी बंध बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो C2O4 हमारा होता है ये द्विदंती लिगैंड है, यानी ये 2 बंध बनाएगा, 2 उपसहसंयोजी बंध केंद्रीय धातु परमाणु से बनाएगा, और ये 3 बार है तो 3 बार होने का मतलब ये कुल कितने बंध बनाएगा, ये एक C2O4 2 उपसहसंयोजी बंध बनाता है और 3 बार है, यानी कुल उपसहसंयोजी बंध कितना बनेगा, 6। तो इसकी जो समन्वय संख्या है वो आनी चाहिए 6। लेकिन इस प्रश्न में कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया था। अगर यह प्रश्न ऐसे ही रहा, इसको सही नहीं करवाया गया होगा, तो सारे बच्चों को इसके आंसर, सारे बच्चों को इसके मार्क्स मिले होंगे, और वरना आपको एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन सही करवा दिए जाते हैं, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया RMgx तथा जल की अपक्रिया से क्या बनता है। तो देखिए RMgx और जल की अपक्रिया जब कराएंगे, यानी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक RMgx जो होता है, इसमें जो ये Mg वाला हिस्सा था यानी धातु वाला हिस्सा, ये हमारा धनात्मक होता है और R यहाँ पर होता है ऋणात्मक। जब हम इसको जल से क्रिया कराएंगे, जल मतलब होता है H2O, जिसको हम तोड़ के अगर लिखें H+ और OH-, तो आप ध्यान दें यहाँ पर R पर चूँकि माइनस है तो माइनस वाला हिस्सा प्लस से क्रिया करेगा और यहाँ बनाएगा RH जिसको एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उसमें हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया 2 डिग्री एमीन क्या है। तो देखिए 2 डिग्री एमीन का आपको तरीका बताया गया कि 2 डिग्री एमीन होता क्या है, जिसमें आपको ये समूह दिखाई दे जाए, सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, ये समूह दिखाई दे गया। तो आप देखिए यहाँ पर केवल इन चारों एमीन में केवल यहीं पर हमको NH समूह दिखाई दे रहा है, यानी हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। वो दिया है मोलरता, और मोलरता में उदाहरण देते हुए विभेद करना है। तो देखिए मोलरता क्या चीज़ है। मोलरता में हम क्या करते हैं, हम विलियन का 1 लीटर लेते हैं। किसी भी विलियन का हम कितना लीटर लेंगे, 1 लीटर, और 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम बोलते हैं उसकी मोलरता। 1 लीटर विलियन में
जितने भी 1 लीटर विलयन में जितने भी विलय के मोल घुलेंगे वही उसकी मोलरता कहलाएगी। जबकि मोलरता में हम 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं, 1 किलोग्राम लेंगे, लेकिन विलयन नहीं, हम क्या लेते हैं, विलायक। और परिभाषा हमारी बनती है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के जितने मोल घुल सकते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलरता को स्मॉल एम से लिखते हैं। मोलरता का मात्रक जो होता है वो होता है मोल प्रति लीटर होता है, जबकि मोलरता का अगर आप मात्रक लिखेंगे तो ये होता है मोल प्रति किलोग्राम। और साथ ही साथ मोलरता जो होती है ये ताप के द्वारा प्रभावित होती है, जबकि मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को समझाया गया चारों पॉइंट करके, जो मैंने अभी आपको बताया। पहला अंतर उसकी परिभाषा है, दूसरा इसका मात्रक देखिए दोनों का अलग अलग है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया गया तो इसे स्मॉल एम से। ये ताप पर निर्भर करता है और ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब उदाहरण देके कहा है तो देखिए यहाँ पे हमने विलियन का 1 लीटर माना है। अगर 1 लीटर विलियन में मान लेते हैं NaCl के 2.5 मोल घुले हैं तो उसकी मोलरता 2.5 एम होगी, कैपिटल एम। लेकिन अगर हम विलायक का 1 किलोग्राम लेते हैं तो 1 किलोग्राम विलायक में मान लीजिए 2.5 ml NaCl घुला है तो उसकी मोलरता 2.5 स्मॉल एम होगी। इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। अगला आता है हमारा कि क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको वहाँ पर जो E0 की वैल्यू दी है वो E0 की वैल्यू को भी हम यहाँ पर देखेंगे। अभी क्वेश्चन लगेगा कैसे, तो देखिए इस प्रश्न में नीचे यहाँ पर 2 डाटा भी आपको दिया हुआ है। यहाँ 2 पदार्थों का मानक इलेक्ट्रोड विभव मान दिया है। एक दिया है अगर Fe ट्रिपल प्लस को Fe डबल प्लस में बदलेंगे तो ये वैल्यू है, और यहाँ दिया अगर हम Br2 को Br माइनस में बदलेंगे तो ये वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीकरण ब्रोमीन में करना है। अब ब्रोमाइड आयन क्या होता है, ब्रोमाइड आयन होता है Br माइनस, इसका ऑक्सीकरण ब्रोमीन में करना है, यानी इसको बदलना है Br2 में। तो कैसे बदलेंगे, आप पहले ये देखिए Br माइनस को जब Br2 में बदलेंगे, अगर इस अपक्रिया को संतुलित करेंगे तो आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे और आवेश को संतुलित करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब इसके लिए देखिए E0 का मान कितना होगा, इसके लिए E0 का मान होगा -1.09 वोल्ट, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए तो यहाँ पर Br2 को Br माइनस में बदलने की वैल्यू दिया है, यहाँ पर Br2 को Br माइनस में बदलने की वैल्यू दिया है, जबकि इस प्रश्न में हम Br माइनस को बदल रहे हैं Br2 में, उल्टा करना कह रहा है। तो इसीलिए E0 का वैल्यू जो है उसका सिंबल हम चेंज कर देंगे। अच्छा, Br माइनस को Br2 में बदलने पर E0 का मान ये हो जाएगा। और दूसरा फेरिक आयन है, तो जब आप ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण करेंगे तो इसका साफ मतलब है ये जो दूसरा वाला आयन है इसका अपचयन होगा, यानी फेरिक आयन का अपचयन होगा। फेरिक आयन कौन होता है, Fe ट्रिपल प्लस, इसका अपचयन आप करेंगे Fe डबल प्लस में, ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप यहाँ आवेश संतुलित करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो ऊपर वाली अभिक्रिया में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इसके लिए देखिए E0 का मान नीचे दिया हुआ है, ये देखिए E0 का मान यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, 0.771, ठीक है। अब आप इस अपक्रिया को जोड़ करके अगर फाइनल अपक्रिया निकालिए सेल की तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास आ क्या जाएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2Fe जिस पर 3 प्लस है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2Br माइनस, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2Fe पे डबल प्लस, और साथ ही साथ यहाँ पर आ जाएगा Br2, और E0 की जो वैल्यू निकलेगी यानी पूरे सेल की जो वैल्यू निकलेगी ये वैल्यू आएगी -0.319, यानी -0.319 वोल्ट आएगा। अब चूंकि यहाँ ई सेल की वैल्यू निगेटिव आ रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ई सेल की वैल्यू जो आ रही है वो निगेटिव आ रही है, इसका मतलब होता है कि यह अभिक्रिया संभव हो ही नहीं सकती है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए जब लगाएंगे तो यही तरीका आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे खास ध्यान ये दीजिएगा, Br माइनस को जब Br2 में बदलना है तो ये वैल्यू आप जरूर बदल लीजिएगा। क्यों, इस क्वेश्चन में देखिए Br2 को Br माइनस में बदला है, लेकिन हमसे कह रहा है Br माइनस को Br2 में बदलिए, तो आप यहाँ पर E0 की वैल्यू जो दी हुई है इस वैल्यू को बदल लेंगे, यानी साइन इसका अपोजिट कर देंगे। तो प्लस में दिया था तो माइनस कर दिया, अगर माइनस में दिया होता तो प्लस कर देता। फिर देखिए फेरिक आयन का हमने अपचयन कर दिया है, और यहाँ पर देखिए E0 की वैल्यू माइनस है। अगर माइनस है तो देखिए लिखा है कि यह अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो E0 का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है।
आते हैं अगले प्रश्न पे। ये दिया है किसी अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक को समझाइए। तो देखिए ये बहुत आसान है। अगर हम किसी अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालना चाहते हैं तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि अगर किसी अपक्रिया का वेग dx/dt है तो वो अनुक्रमानुपाती होता है क्रियाकारी पदार्थ की सांद्रता के। अब यहाँ पर हम लिखेंगे dx/dt बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा k इंटू सी। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ बराबर लग जाएगा। यहाँ k जो है यही है वेग स्थिरांक। ये जो k है ये वेग के लिए लाया गया स्थिरांक है, तो ये वेग स्थिरांक है। अब डिफिनीशन को बनाने के लिए हम यहाँ पर C की सांद्रता यानी C बराबर मान लेंगे 1 मोल। जो क्रियाकारी पदार्थ है उसकी सांद्रता हम मान लेंगे 1 मोल प्रति लीटर। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx/dt बराबर k हो जाएगा। और यहीं से हमारी परिभाषा भी बन जाएगी कि ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारी पदार्थ की सांद्रता इकाई यानी 1 होती है, उस अभिक्रिया का वेग ही उसका क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। लिखने का तरीका ये देख लीजिए। वेग स्थिरांक को विशिष्ट अपक्रिया वेग भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि माना स्थिर ताप पर अगर किसी अपक्रिया का वेग dx/dt है और जो क्रियाकारी पदार्थ की सांद्रता है या मोलर सांद्रण है वो C है, तो देखिए dx/dt प्रोपोर्शनल टू C जैसे मैंने बताया था। फिर यहाँ पर k लगाएंगे जो कि अपक्रिया का वेग स्थिरांक है, C को 1 मानेंगे। और यहाँ से देखिए लिखा स्थिर ताप पर अगर क्रियाकारी का इकाई मोलर सांद्रण है तो अभिक्रिया का जो वेग है वही इसका क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है सीरियम का परमाणु क्रमांक अगर 58 है तो इसकी +3 अवस्था भी +3 और +4 दोनों अवस्था क्यों अस्थायी हो जाती है। तो देखिए सीरियम लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व है और लैंथेनाइड श्रेणी के जितने तत्व होते हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है। तो चूंकि सीरियम भी +3 यानी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है, तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने के कारण ही सीरियम का +3 अवस्था अस्थायी होगा। +4 क्यों अस्थायी है, इसके लिए आप अगर सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है, जहां यक्सी मतलब क्या है, जीनॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब आप +4 करेंगे यानी 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो कहां से त्यागेंगे वो इलेक्ट्रॉन, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन, 5d से 1 इलेक्ट्रॉन, 4f से 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये आप त्याग देंगे तो आपके पास देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा, इन तीनों में 0 हो जाएगा और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल जीनॉन का बचेगा। चूंकि जीनॉन एक अक्रिय तत्व है और सीरियम पे +4 आने पे वो जीनॉन के बराबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। लिखने का तरीका ऐसे लिख लीजिएगा। अब दिया समन्वय संख्या को एक उदाहरण से समझाइए। कैसे समझाएंगे, बहुत आसान होता है। आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया NiCO का होल 4, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु आयन है यानी निकिल है, इसके साथ जो लिगेंड जुड़ने आ रहा है वो कितने उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे CO जुड़ने आ रहा है, CO एक दंती लिगेंड होता है यानी वो एक बंध बनाता है, और 4 बार आया है तो वो कितने बंध बनाएगा, 4 बनाएगा। तो हम बोलेंगे उसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए यही दिया है कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु का परमाणु लिगैंडों के साथ जितने उपसहसंयोजी बंध बनाता है उसे उस धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल भी देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अगर हम NiCO का होल 4 लेते हैं तो इसमें देखिए 4 है, K4FeCN6 में हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु Fe है और वो CN से जुड़ा है। CN भी एक दंती लिगैंड है यानी वो एक उपसहसंयोजी बंध बना सकता है, और 6 बार है तो कुल कितने उपसहसंयोजी बंध Fe से बन सकते हैं, 6। तो यहाँ Fe की समन्वय संख्या क्या है, 6 है। अगला प्रश्न दिया है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखना है। तो देखिए बेंजिलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखना काफ़ी सिंपल होता है। बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है वो जाने। सबसे पहले आप बेंजीन बना लें और बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा करके उस पर OH लगा दें, यही बेंजिलिक एल्कोहल है। बाकी बंध हम पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अगर बाकी कार्बन के 2 बंध पूरे करने आपने यहाँ H लगा दिया तो ये आपका 1 डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल है। आप एक H को हटा दीजिए और यहाँ पे R लगा दीजिए तो ये आपका 2 डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल है। और अगर आप दोनों H को हटा दीजिए और 2 R लगा दीजिए तो ये आपका तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल है। तो आप इस तरीके से बेंजिलिक एल्कोहल का सूत्र बना सकते हैं। यहाँ R क्या है वो चीज़ आप मेंशन कर देंगे। देखिए 1 डिग्री हुआ, फिर यहाँ 2 डिग्री हुआ और ये 3 डिग्री हुआ। यहाँ R क्या है वो लिख दीजिएगा कि वो एक एल्किल समूह है। आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या पर बढ़ते हैं, लेकिन अगर एल्कोहल में शाखन होने लगती है तो घटते क्यों हैं। ऑब्वियसली इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। होता ये है कि जब हम एल्कोहल के क्वथनांक की बात करते हैं तो एल्कोहल के अणु जब भी आपस में रहते हैं नज़दीक, तो होता क्या है कि वहाँ उनके मध्य ये हाइड्रोजन बंध बनता है। कौन सा बंध बन गया, ये हाइड्रोजन बंध बन गया। लेकिन साथ ही साथ उनका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है यानी ये R वाला जो पार्ट है ना, इस R वाले पार्ट में ये R और R के बीच यहाँ बनता है वांडर वाल फोर्स।
ध्यान दीजिएगा, इनके बीच कौन सा बल लगता है, वान डर वाल्स बल लगता है। तो आप बताइए वहाँ पे एल्कोहल अणुओं के मध्य दो प्रकार के आकर्षण बल काम कर रहे हैं, एक तो ये हाइड्रोजन बंध और दूसरा ये वान डर वाल्स फोर्स। और इन दोनों बलों को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तब तक एल्कोहल के अणु वाष्पित नहीं होंगे, इसीलिए आपको ज़्यादा तापमान, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है ताकि हम इन दोनों बलों को तोड़ दें। अब जैसे जैसे कार्बन की संख्या आप बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कार्बन की संख्या को बढ़ाया, अब कार्बन की संख्या को जब बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने पहले एक कार्बन लिया, ये देखिए अगर आप एक कार्बन वाला एल्कोहल लेंगे, बाकी बंद मैं नहीं पूरा कर रहा हूँ, आपको क्या समझा रहा हूँ। तो एक कार्बन वाला एल्कोहल अगर आप लेते हैं तो देखिए इसका सरफेस एरिया छोटा है। आप दो कार्बन ले लीजिए, एक दो और फिर एल्कोहल लगाइए, तो यहाँ देखिए इसका सरफेस एरिया बड़ा है। और अगर आप और कार्बन बढ़ाते जाइए, लीजिए मैं और कार्बन बढ़ाता जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब इससे क्या होगा, सरफेस एरिया के बड़े होने से जो अभी मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल के अणु में यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनने के साथ साथ यहाँ कौन सा बल लगा था, वान डर वाल्स बल लग रहा था, ठीक है, एक आकर्षण बल लग रहा था। ये आकर्षण बल जो लग रहा था वो एल्किल समूह के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, यानी ये एल्किल समूह का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा, वान डर वाल्स बल उतना मजबूत होता जाता है। तो अभी मैंने दिखाया था कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इन एल्किल ग्रुप के बीच लगने वाले वान डर वाल्स का मान भी वो भी बढ़ जाएगा, यानी वो और मजबूत हो जाएगा। और तब इनको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा ताप चाहिए, इसलिए इनका क्वथनांक बढ़ेगा। लेकिन अगर कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ शाखन में वृद्धि हो रही, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई 5 कार्बन वाला एल्कोहल बनाए, तो ये देखिए 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5। ये 5 कार्बन वाले एल्कोहल का जरा पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए इतना ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसी 5 कार्बन वाले एल्कोहल को इस तरीके से लगा दूँ, इसमें शाखाएँ निकाल दूँ, देखिए 3 कार्बन वाला एल्कोहल हो गया, एक ये 4 कार्बन वाला एल्कोहल और एक ये 5 कार्बन। अब आप यहाँ देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पहले वाले की तुलना में कम हो गया। शाखाएं बढ़ने पे, ब्रांचिंग बढ़ने पे जहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना ज़्यादा था वो घट के इतना ही हो गया है। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा तो वान डर वाल्स बल का मान घट जाएगा, और तब वान डर वाल्स बल कमज़ोर होगा तो आपको उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि एल्कोहलों का क्वथनांक घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र भी किया गया है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एल्किल समूह का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, जिससे वान डर वाला आकर्षण बल बढ़ेगा और एल्कोहलों का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब शाखन में वृद्धि होगी तो एल्किल समूह का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा, वान डर वाला आकर्षण बल कम हो जाएगा और एल्कोहलों का क्वथनांक घट जाएगा। अगला दिया आरएनए क्या है, तो देखिए आरएनए भी क्या है, एक प्रकार का ये न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का पूरा नाम देखिए आर राइबो, एन न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड है। राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की तरह ही होता है, ठीक है। ये कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका के नाभिक में या कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, और कोशिका के बाहर जो कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक के बाहर जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें आरएनए पाया जाता है। इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, इसके नाम से छुपा हुआ, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। और इसमें याद रखिएगा नाइट्रोजनी क्षार एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो होते हैं, लेकिन डीएनए में थायमीन पाया जाता है और यहाँ पे क्या पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। और आरएनए की जो संरचना होती है वो सिंगली होती है, यानी ये सिंगल स्ट्रैंड एकल रज्जुक होते हैं, जबकि डीएनए में आपको याद होगा ये डबल रज्जुक होते हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है कि जो हमारा ये सिंगल वाला आरएनए है कभी कभी ये मुड़ करके आपस में डबल रज्जुक बना लेता है। तो यहाँ पर देखिए उस चीज़ का जिक्र भी किया गया कि आरएनए की जो संरचना में केवल एक रज्जुक होता है, लेकिन कभी कभी अगर ये मुड़ गया तो दो प्रकार ये द्विकुंडलित रचना का भी निर्माण कर लेता है। आरएनए हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए होते हैं। और आरएनए का केवल एक महत्वपूर्ण कार्य है कि यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है। अब इसका दिया हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि का उदाहरण बताइए। तो देखिए हेलोएरिन के बारे में पहले समझ लेते हैं। हेलोएरिन जब आप बनाते हैं तो हेलोएरिन में ऊपर जो हेलोजन लगाएंगे ना, ये हेलोजन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब इलेक्ट्रॉन रागी का प्रतिस्थापन करना है। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब कौन सा आयन होता है, सबको मालूम है, इलेक्ट्रॉन रागी धनायन होते हैं। क्या होते हैं, धनायन। कोई भी धनायन, मान लो कोई भी धनायन A+ है तो ये इलेक्ट्रॉन रागी है। क्यों, क्योंकि इस पर प्लस है, तो प्लस किसको खींचेगा, माइनस को, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब जितने भी धनायन होते हैं इलेक्ट्रॉन रागी हैं और मुझे इनका प्रतिस्थापन करना है। इसका साफ मतलब है कि यहाँ बेंजीन में जो छुपे हुए हाइड्रोजन हैं जिन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस, हमको इस प्लस को हटा करके यही प्लस वाली चीज़ लगा देनी है।
अगर हम हेलोइरिन में बेंजीन वलय के H प्लस को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा प्लस लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन होगा। अब ये क्रिया कैसे होती है पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ये एक हेलोइरिन है, इसकी क्रिया Cl2 से करा दिया। अब यहाँ Cl2 में याद रखिएगा एक Cl पे प्लस होगा तो दूसरे Cl पे क्या होगा, माइनस होगा। अब जहाँ भी छुपा हुआ हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन जहाँ जहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ यहाँ वहाँ हाइड्रोजन छुपे हैं, ये 5 हाइड्रोजन छुपे हैं। अब इसमें से जहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा, मान लेते कहीं से भी अगर H प्लस निकलता है तो वो H प्लस इस Cl माइनस से क्रिया करके Cl बनाएगा और उस H की जगह लेने कौन चला जाएगा, देखिए Cl प्लस जाएगा तो एक प्लस को हटा करके यानी एक इलेक्ट्रॉन रागी को हटा करके दूसरा इलेक्ट्रॉन रागी उसकी जगह लेगा तो इलेक्ट्रॉन रागी का प्रतिस्थापन हो जाएगा। हालांकि यह वाला Cl जो है जब ये बेंजीन में जुड़ने जाएगा तो बेंजीन पर जो पहले से बैठा Cl है उससे परमिशन लेगा कि हम कहाँ जाएं, और आप सबको मालूम है कि जितने भी हेलोजन होते हैं वो आर्थो और पैरा निर्देशक होते हैं, तो वो लगने वाले Cl को या तो आर्थो पर भेजेगा या तो कहाँ भेजेगा, पैरा पे। अब आइए जानते हैं इसकी क्रियाविधि कैसे ये हुआ। तो इसमें पूरा खेल याद रखिएगा, इस पूरी अपक्रिया में जो मेन खेल है वो आपके इस उत्प्रेरक का है जो कि FeCl3 है। आप इसकी जगह AlCl3 भी ले सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि यह अपक्रिया 3 पदों में पूर्ण कैसे होगी। इस क्रिया में चूंकि पूरा मेन रोल प्ले करने वाला इलेक्ट्रॉन रागी है तो पहले पद में इलेक्ट्रॉन रागी ही बनता है। कैसे बनता है आइए वो बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा FeCl3 है यानी ये इस Cl2 से क्रिया करता है। अब Cl2 को मैंने यहाँ समझा दिया। देखिए Cl2 में 2 Cl हैं, इसमें से कोई एक Cl बंध तोड़ेगा। मान लेते अगर Cl ये वाला बंध लेके जा रहा है तो इस Cl पे माइनस आएगा और इस Cl पे क्या आएगा, प्लस। ये जो माइनस वाला Cl है उसी को FeCl3 ग्रहण कर लेता है और देखिए बना लेता है FeCl4 माइनस, और दूसरे वाले Cl पे आ जाता है प्लस। ये देखिए Cl पे प्लस आ गया और ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले पद में इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया है। अब यही इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करेगा किस पे, आपके इस बेंजीन वलय पे। बेंजीन वलय पे अगर ये आक्रमण करता है तो किस प्रकार आक्रमण होगा, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पर अब इसमें द्वितीय पद में जब हम आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपका Cl प्लस था यानी जो इलेक्ट्रॉन रागी बना था, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रागी बना था ये जा करके आक्रमण कर दिया। ये देखिए इसने क्या किया, आक्रमण कर दिया, Cl ने आक्रमण किया है। तो ये Cl उसको कहाँ भेजेगा, कहेगा या तो मेरे आर्थो पे जुड़िए या तो पैरा पे। अब ये जुड़ेंगे कैसे उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए पहले हम आर्थो पे जोड़ने का आपको बताते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे तो ये जो यहाँ पे कार्बन है इसके पास अपना एक हाइड्रोजन छुपा हुआ जो मैंने प्रदर्शित कर दिया। अगर आप देखें तो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बंध पूरे हैं, ठीक है। अब जब क्लोरीन जुड़ने आता है तो उस क्लोरीन को जोड़ने के लिए वो तुरंत कार्बन अपने इस बेंजीन वाले डबल बॉन्ड को बाहर बुला लेगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये डबल बॉन्ड किन किन कार्बन के लिए है, आपको दूसरे कलर से बना के दिखाते हैं। ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है ना, ये इस कार्बन के लिए था और इस कार्बन के लिए था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लगाए हैं। जब ये बाहर की ओर बुलाया जाएगा तो देखिए बाहर की ओर बुलाने पर ये देखिए ये बॉन्ड बाहर आया, क्लोरीन इससे जुड़ गया, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड चला गया तो इस कार्बन पे कौन सा आवेश आ गया है, प्लस आ गया है, ठीक। इसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर आपको पैरा पर जोड़ना है तो पैरा पर देखिए अगर तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा है और ये जो डबल बॉन्ड है ना ये इस और इस कार्बन के लिए है। अब अगर मैं इस बॉन्ड को बाहर बुलाऊंगा तो बाहर बुलाने पे ये जो Cl है आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए बॉन्ड को बाहर बुलाने पर Cl आकर के यहाँ जुड़ गया, लेकिन इस कार्बन का बॉन्ड चला गया है तो इस कार्बन पे कौन सा आवेश आ गया है, प्लस आ गया है। तो देखिए यहाँ पे आपके कार्बन पे प्लस मिला है, एक बार आर्थो पर और एक बार कहाँ मिला है, पैरा पर मिला है। कार्बन पे प्लस को क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। तो देखिए या तो आर्थो कार्बोनियम आयन बनेगा या तो पैरा बनेगा। अब इतना बनने के बाद जो कार्बोनियम आयन बना है ये उत्पाद कैसे बनाएगा, तीसरे पद को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आर्थो और पैरा दोनों को अलग अलग समझाया हुआ है। इसमें होता ये है कि देखिए यहाँ पे प्लस था और यहाँ पर भी प्लस है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ना, अगर आप इस बॉन्ड को देखें तो इस बॉन्ड को हम यहाँ पर हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के भगा देंगे, यानी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन उसका छीन लेंगे जो बंध बनाने में लगाया था और इसको भगा देंगे। अब ये हाइड्रोजन जब भगेगा तो हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस आएगा। और FeCl4 माइनस किन चीज़ों से बना था, अगर आपको याद होगा तो ये बना था Cl माइनस से और किससे बना था, ये बना था FeCl3 से। तो जैसे ही मैं H प्लस को यहाँ से भगाऊंगा वह H प्लस Cl माइनस से क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ये FeCl3 भी देखिए, और ये बेंजीन को मैं अंदर वापस भेज दूंगा ताकि ये नॉर्मल हो जाए और देखिए हमारा यहाँ पर आर्थो उत्पाद बन गया। इसी तरीके से पैरा में भी वही कहानी होगी, हम यहाँ से भी हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के भगाएंगे तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, H प्लस। और FeCl4 माइनस किससे मिलकर बना था, Cl माइनस से, और किससे मिलकर बना था, FeCl3। तो ये H प्लस Cl माइनस से क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl। FeCl3 देखिए उत्प्रेरक वापस चला जाएगा और जब ये बॉन्ड बेंजीन में चला जाएगा तो इस कार्बन का जो आवेश है वो खत्म हो जाएगा और देखिए हमारा यहाँ पर पैरा उत्पाद भी प्राप्त हो जाएगा।
इस तरीके से इसकी क्रियाविधि करेंगे। अगला दिया हैलो एल्केन के विलोपन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए विलोपन अभिक्रिया आप समझ लीजिए पहले होता क्या है। मान लेते हैं ये एक बड़ा सा अणु है जिसमें कई परमाणु हैं ABCDEF, ये एक बड़ा सा अणु है। अब इसमें से अगर मैं कोई छोटा परमाणु मान लो E और F मिलकर एक छोटा अणु बना करके यहाँ से अलग हो गए ये बाकी को छोड़ के ऐसे, यानी ये अलग हो गए। देखिए यहाँ पर अब इसमें A है, B है, C है, D है, लेकिन E और F एक छोटा अणु बन के यहाँ से अलग हो गए। ये देखिए अलग हो गए। इसी अभिक्रिया को विलोपन कहते हैं, जिसमें एक बड़े अणु से एक छोटा अणु अलग हो जाता है। ठीक है, और जब भी विलोपन होगा तो आपको जो उत्पाद मिलेगा वो या तो डबल बॉन्ड वाला मिलेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड वाला मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए मैंने एक हैलो एल्केन का अभिक्रिया लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया एथिल ब्रोमाइड लिया है। अब इसको मैं एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराऊंगा तो देखिए इस K से क्रिया करने के लिए ये Br चला जाएगा, देखिए KBr बना लेगा, और इस OH से क्रिया करने के लिए बगल वाले कार्बन का H जाएगा और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो यानी फाइनली अगर देखा जाए तो आपके यहाँ से क्या क्या चीज़ें अलग हुई हैं इस बड़े वाले अणु में से। ये देखिए छोटा अणु यही HBr अलग हुआ है, यही H और Br निकले हैं, जिसमें से आपका जो H है वो क्रिया करेगा इसके OH से, और जो Br है वो क्रिया करेगा K से। तो आप बताइए पूरे बड़े अणु में से ये छोटा अणु यानी HBr अलग हुआ कि नहीं अलग हुआ? और ये जब अलग होगा और आके KOH से क्रिया करेगा तो आप देखिए यहाँ पे आपको असंतृप्त उत्पाद प्राप्त होगा। क्यों असंतृप्त उत्पाद प्राप्त होगा आप खुद ही समझिए। इस वाले कार्बन को अगर ध्यान से देखिए तो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे, 2, और इस वाले कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। कार्बन 4 बंध बनाता है तो अपने 4 बंध को पूरा करने के लिए वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा और देखिए आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। इसी को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन बहुत ईजी अभिक्रिया होती है। आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिए, जैसे RX लिया मैंने, और इसको मैं क्रिया करा दूं मान लो KOH, लेकिन इस बार मैंने KOH जली लिया, AQ लिया, एक्वस। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो K है इस X से क्रिया करके क्या बना लेगा, KX बना लिया। और बताइए X की जगह लेने कौन आएगा, देखिए यहाँ OH है, ये यहाँ जगह लेने चला आएगा। तो यहाँ पर मैं X को हटा करके X की जगह किसने लिया, इस X को हटा के इसकी जगह किसने लिया, OH ने। तो ये प्रतिस्थापन हो गया है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया से यौगिक की संतृप्तता या असंतृप्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए हैलो एल्केन की जब हम यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया का चर्चा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हैलो एल्केन को अगर हम जलीय KOH से क्रिया कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एल्कोहलिक KOH लेंगे तब तो वो विलोपन अभिक्रिया दिखाएगा, लेकिन अगर जलीय KOH लेंगे तो देखिए यहाँ पे KX निकल गया, और इस X की जगह लेने के लिए यहाँ पे आप जोड़ेगा कौन, OH। देखिए R के साथ OH आ गया है। अब आप R की जगह पे कोई एल्किल समूह जैसे CH3 C2H5 ये सब रख दीजिएगा और आप इस अभिक्रिया को ऐसे लिख दीजिएगा। अब दिया फिनॉल को निम्नलिखित में से प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहले फिनॉल को क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करना है, तो चलिए हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। ये देखिए क्लोरोबेंजीन से अगर आपको फिनॉल प्राप्त करना है ना तो उसका सबसे आसान तरीका होता है क्लोरोबेंजीन को NaOH से क्रिया करा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ क्रिया कराते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 200 वायुमंडल दाब पे, तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। और जैसे ही आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाए ना, सोडियम फिनॉक्साइड के मिलने के बाद आप इसका अम्लीकरण कर दो। अम्लीकरण का मतलब समझते हैं, इसको अम्ल से क्रिया करा दीजिए। अम्ल से जब आप क्रिया करा देंगे तो ये जो Na है वो Cl के साथ बना लेगा क्या, NaCl। देखिए NaCl निकल जाएगा और ये H जाकर जुड़ जाएगा O से, तो देखिए यहाँ फिनॉल बनेगा। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड कैसे मिल गया है तो आप इसको डिटेल समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने हिंट करके भी इसको बताया हुआ। ये देखिए आपका ये क्लोरोबेंजीन था, ये मैंने यहाँ लिख दिया। NaOH के जो 2 अणु हैं उसको देखो मैंने ऐसे लिखा है। ये देखिए ये NaOH का पहला अणु है, ये NaOH का दूसरा अणु है। ठीक है, अब इस क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए पहले ये जो Na है वो Cl के साथ चला गया, क्या बनाने, NaCl। तो देखिए यहाँ मैंने NaCl निकाल दिया, और ये जो NaOH के 2 अणु हैं ये आपस में मिलकर यहाँ से क्या निकाल देते हैं, H2O। तो देखिए H2O निकलने के बाद यहाँ मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ मेरे पास बचेगा केवल ONa, और यही ONa जा करके इस बेंजीन पे मैं जोड़ दूंगा। तो देखिए बेंजीन पर ONa आ गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। और जब आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाए तो उसके बाद जब अम्लीकरण करेंगे तो Na क्रिया करेगा Cl से, NaCl निकलेगा और H जा करके यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरीके से फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। अगला दिया है एनिलीन से कैसे बनाएंगे। देखिए दूसरा टॉपिक दिया कि एनिलीन से भी फिनॉल बनाइए। तो देखिए एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए पहले आपको एनिलीन को NaNO2 और HCl से क्रिया करा के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाए ना तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को भाप के साथ, अब भाप का सूत्र H2O होता है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको HOH करके बता रहा हूँ। होता ये है कि जब आप इसको भाप से क्रिया कराएंगे तो ये जो H है वो इस Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl, यानी यहाँ HCl निकल जाएगा।
ये जो N2 गैस आपको दिखाई दे रही है ये भी निकल जाएगी और ये OH जा करके बेंजीन में जुड़ जाएगा और हमारा फिनॉल मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप एनिलीन को NaNO2 और HCl से क्रिया करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाइएगा और जब ये बन जाएगा तो उसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप भाप से क्रिया करा दीजिएगा तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। अगला दिया बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो देखिए बेंजीन से फिनॉल बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप बेंजीन से किसी तरीके से ना ये क्लोरोबेंजीन बना लो, क्योंकि एक बार क्लोरोबेंजीन बन गया तो उससे फिनॉल बनाना भी आपने तुरंत पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले बेंजीन को क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। ध्यान दीजिए, बेंजीन को क्लोरीन से जब क्रिया कराएंगे तो बेंजीन में जगह जगह हाइड्रोजन छुपे हैं। इस हाइड्रोजन में से यहाँ देखिए Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन है, तो एक H एक Cl से क्रिया करके क्या बना लेगा HCl, और दूसरा क्लोरीन चला जाएगा बेंजीन में जुड़ने, तो देखिए क्लोरोबेंजीन मिल गया। और जब आपको क्लोरोबेंजीन मिल गया तो ऊपर जो आपने क्रिया पढ़ा था उसी को रिपीट कर दीजिए, देखिए आपको फिनॉल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है निम्नलिखित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखने हैं। हमको रासायनिक समीकरण लिखने हैं किसके, रोजन-मुंड अपक्रिया के, स्टीफन अपक्रिया के और गाटरमान के, 3 के। तो सबसे पहले रोजन-मुंड अपक्रिया को समझते हैं। रोजन-मुंड अपक्रिया में हम क्या करते हैं, हम ऐसा कोई यौगिक लेते हैं जिसमें एसिड क्लोराइड समूह यानी COCl हो। अब इधर मैं R लगा दे रहा हूँ, आप R की जगह कोई एल्किल ग्रुप रख दीजिएगा। इसका अपचयन करेंगे, अपचयन मतलब इसको H2 से क्रिया कराएंगे। H2 को मैं H और H करके लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और यह क्रिया एक विशेष उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है जिसको हम पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, अब इस क्रिया में होता क्या है, इस क्रिया में अगर आप समझें तो इस क्रिया में यहाँ पर ये जो H है वो Cl से क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक है, और तब देखिए मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ बचेगा RCO और यहाँ पे Cl की जगह लेने कौन आ जाएगा, H, और देखिए एल्डिहाइड मिलेगा। इसका मतलब इस अपक्रिया में जो हमारा एसिड क्लोराइड समूह COCl समूह है वो किस समूह में बदलता है, एल्डिहाइड समूह में। इसी अपक्रिया को हम रोजन-मुंड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको केवल समीकरण लिखना है, लेकिन मैंने इस अपक्रिया को डिटेल भी कर दिया कि अगर आपको नोट बनाना हो तो बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एसिड क्लोराइड समूह को एल्डिहाइड समूह में बदलने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, रोजन-मुंड अपक्रिया कहते हैं। जब किसी भी एसिड क्लोराइड को पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में आप अपचयित करेंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। देखिए समीकरण दिया हुआ है, और आप R की जगह पर चाहेंगे तो कोई ना कोई एल्किल समूह भी रख सकते हैं। अगला दिया है स्टीफन अपक्रिया क्या है। अगर आपको स्टीफन अपक्रिया समझाना है कि कैसे बनता है या इसको एक्सप्लेन करना है तो एक चीज़ पहले जानकारी में रख लीजिए, वो ये चीज़ है कि अगर मैं SnCl2 को HCl के साथ क्रिया कराऊंगा तो SnCl2 को HCl से क्रिया कराने पर ये SnCl2 अपने आप को SnCl4 में कन्वर्ट करता है, जिसके लिए आप खुद दिमाग लगाइए। इसके पास 2 क्लोरीन और इसको 4 क्लोरीन यहाँ पे कैसे हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 2 क्लोरीन और आया है। और जब ये दोनों क्लोरीन जो हैं इधर चले जाएंगे तो यहाँ कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मुक्त होंगे। इसका साफ मतलब ये है कि अगर SnCl2 के साथ HCl लेंगे तो वहाँ से हमको हाइड्रोजन उपलब्ध होंगे अपचयन कराने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ देखिए स्टीफन अपक्रिया में होता क्या है उसको समझिए। स्टीफन अपक्रिया में हम कोई एल्किल साइनाइड लेंगे, यहाँ देखिए RCN। अब जाहिर सी बात है यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध बनेंगे, 3 बंध बनेंगे। इसको आपको अपचयित करना है SnCl2 और HCl के साथ। ठीक है, अगर इन दोनों की क्रिया आपस में होगी तो यहाँ क्या निकल के आएगा, अभी आपको मैंने बताया था कितने हाइड्रोजन निकल के आएंगे, 2 हाइड्रोजन निकल के आएंगे। ठीक है, अब इस क्रिया में HCl थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि उसको SnCl2 से क्रिया करके हाइड्रोजन भी निकालना है और जो HCl बच जाएगा वो उत्पाद में भी जुड़ेगा। ठीक है, तो HCl थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि उसको डबल काम करना है, SnCl2 से क्रिया करके हाइड्रोजन भी निकालना है और साथ ही साथ जो HCl बचेगा वो उत्पाद में जुड़ेगा। अब उत्पाद कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। अब अगर एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आएगा RC और यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, N हो गया। अब चूंकि यहाँ एक बॉन्ड के टूटने से कार्बन को भी देखिए एक बॉन्ड का नुकसान है और नाइट्रोजन को भी, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ना उसमें से एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। समझ में आ गया। इसके साथ ही साथ जो ये HCl बच गया है वो HCl आकर के यहाँ जुड़ जाता है और ये जो हमारा यौगिक बना है इसको हम कहते हैं एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये बन गया। एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड बनने के बाद आप इसका जल अपघटन कर देंगे, यानी इसको जल से क्रिया करा देंगे, H2O से क्रिया करा देंगे। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि यहाँ से हमारी ये चीज़ निकल जाएगी। क्या निकल गया, NH4Cl। देखिए NH देखिए 4 बार है और Cl, NH4Cl निकल जाएगा और हमारा उत्पाद क्या बनेगा। देखिए अब उत्पाद क्या है, देखिए यहाँ क्या बचा है, R बचा है, C बचा है, H बचा है और ये जो ऑक्सीजन बचा है ये आके जुड़ जाएगा और देखिए बन जाएगा RCHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। यही हमारी स्टीफन अपक्रिया है। तो देखिए स्टीफन अपक्रिया को आप समीकरण के जरिए समझ सकते हैं। ये देखिए RCN 2 हाइड्रोजन और SnCl2 HCl की क्रिया से ये दोनों हाइड्रोजन आए हैं। देखिए एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड बना है और बाद में जब आप यही क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल गया था, ये NH4Cl निकल गया था
और यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया था। आप आर की जगह कोई ना कोई एल्किल समूह लगा लीजिएगा। अगला है गाटर मानव क्रिया। गाटर मानव क्रिया कैसे बनाते हैं? देखिए, गाटर मानव क्रिया के लिए आप बेंजीन लेंगे, बहुत आसान है, और बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड से यानी CO से क्रिया कराएंगे। चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्य ताप पर निष्क्रिय होता है, तो इसको सक्रिय करने के लिए इसमें HCl गैस मिला देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, HCl केवल कार्बन मोनोऑक्साइड को सक्रिय करने के लिए मिलाया गया है। यह अपक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगी। अब होता यह है कि यहाँ बेंजीन में जो छुपा हुआ हाइड्रोजन है, ये जो CO आप लिए हैं, ये जा करके वहीं जुड़ करके CHO बना लेगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये CO और H मिलकर क्या बना लेंगे? CHO। तो हमारा उत्पाद यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बेंजीन पर बन जाएगा CHO यानी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, और HCl गैस जो था वो मुक्त हो जाएगा फिर से, क्योंकि उसका काम केवल CO को सक्रिय करना था, वो निकल जाएगा और बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसी अपक्रिया को हम गाटरमान अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वही चीज़ आपको बताया गया है कि यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अगर हम ऐसा काम करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेते हैं, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को गाटरमान कोश एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। हालांकि इस प्रश्न में केवल समीकरण लिखने को कहा था, तो आप केवल समीकरण लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने केवल इसलिए किया है ताकि अगर आपको नोट बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है इस पेपर का जो पहला पार्ट आपको समझाया गया वो समझ में आ गया है। जल्द ही इस पेपर के दूसरे पार्ट को, जिसमें बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो मैं अपलोड कर दूंगा। इसके सिवा अगर आपको कोई अपक्रिया समझने में दिक्कत आ रही है या ऐसे कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उस पर वीडियो बना करके आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा।